हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का जो समान हिंदी का जो पेपर है उससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसके बारे में। और यह जो वीडियो होगी उसमें हम लोग हिंदी के जो प्रायः टॉपिक है जिनसे संभवतः प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो एक एक करके हम उन प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े कुछ जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। और यदि आप स्टडी फॉर गोल्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जितने भी कोर्सेस है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर हर रविवार को क्यूज होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, तो इन सबों का भी आप लाभ उठा सकते हैं। खास करके झारखंड से जेल के से संबंधित जो जो भी पत्र हैं उनका बढ़िया से मॉक टेस्ट होता है, तो उनका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज का हम लोग यह वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इन प्रश्नों के जरिए कॉन्सेप्ट तक थोड़ा पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है ना। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वह है इंडो यूरोपियन, अर्थात भारोपीय इसको कहते हैं, इसको इंडो यूरोपियन भी कहते हैं। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है, इसको इंडो यूरोपियन भी लिखता है कहीं कहीं, तो ये भी ध्यान रखना है। इंडो यूरोपियन है। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक है, इसको एस्ट्रो एशियाटिक भी लिखता है, एस्ट्रो एशियाटिक। और लास्ट जो है वो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो आपको बताना है कि जो हिंदी है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप यदि थोड़ा बहुत पढ़े हों तो जानते हों इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषा है हिंदी, है ना। भारत की अगर उत्तर भारत की खास करके भाषाओं की बात करें हम तो जितनी भी भाषाएं हैं लगभग इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की है। और हिंदी, संस्कृत हो गया, उसके अलावा मैथिली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ये सभी भाषाएं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ये बात होगी। अब द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में अगर थोड़ी सी आपको जानना हो तो जितनी भी दक्षिण की भाषाएं हैं, है ना, जैसे कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, ये सभी भाषाएं आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हैं। एक चीज़ यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने वाली है वह यह है कि झारखंड की एक भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है, वह भाषा है आपका कुड़ुख। कुड़ुख उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा है झारखंड में, है ना। तो यह भाषा भी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बात करें या एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की बात करें तो इसमें झारखंड की ही एक भाषा है। ध्यान रखने वाली बात है कि झारखंड की एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें हैं खास करके भाषा परिवार से संबंधित तो ये मुंडारी जो भाषा है आप जानते हैं, मुंडा जो जनजाति है उनके बीच बोली जाने वाली यह भाषा है, यह एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिनको ध्यान रखना है। चीनी तिब्बती की बात करें तो ये जो भाषा परिवार है इसमें मुख्य रूप से जो तिब्बत की भाषा है, चीनियों का चीनी भाषा है, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पर जो कुछ बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं, उनसे संबंध रखती है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, है ना। तो इतनी सी बात हो गई भाषा परिवार संबंधित। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वह है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, मतलब किस से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से हुई है ना, अपभ्रंश से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें हमें ये देखना है कि जानते हैं कि संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है ना। तो उसमें कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेदों में इसका जिक्र है। तो कह रहा है क्या 343 से 351 तक में है यह बात, और 434 से लेकर 315 में है, 443 से 135 के बीच है, या 334 से लेकर 153 कहाँ पर है, मतलब कौन से संविधान के अनुच्छेदों में इसका जिक्र है। तो इसका जो सही उत्तर वह है 343 से लेकर 351 के बीच में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने संबंधी
बात कही गई है। अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि जो हम कह रहे हैं संविधान राजभाषा, तो राजभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो कि उस राष्ट्र की भाषा हो, साथ ही वह जो सरकारी कामकाज की भाषा हम जिसे कह सकते हैं कि कह सकें, है ना, चाहे कोर्ट की भाषा हो, पार्लियामेंट की भाषा हो। तो इस तरीके से मतलब हिंदी को कहा गया कि यह राजभाषा होगी। तो उसके लिए यह 343 से लेकर 351 तक में कहा गया है। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी को वह दर्जा नहीं मिला और वो हिंदी आज भी दोयम दर्जे की भाषा मानी जाती है। और आप देखेंगे तो आज भी पहले अंग्रेजी आती है, कोर्ट की भाषा हो, चाहे सरकारी कामकाज में कोई लेटर निकालने की बात हो, इसमें अंग्रेजी पहले आती है, उसके बाद उसके ट्रांसलेटेड वर्जन आता है ना। खास करके अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, है ना, तो ये एक है थोड़ा सा समस्या वाली बात। लेकिन अगर प्रावधान की बात करेंगे तो वह 343 से 351 तक में यह उल्लेख है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, मतलब कौन सा वह डेट था जिस डेट को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो क्या वह 15 अगस्त 1947 को था? नहीं, उस दिन तो देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950, उस दिन तो संविधान लागू हुआ था देश का, है ना, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। 14 सितंबर 1949, क्या यह है, देखना होगा। 14 सितंबर 1950 यह सही है क्या? नहीं। तो इसमें से जो आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाए जाने संबंधी बात कही गई थी, है ना, ये बात है इसमें। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसलिए देखेंगे कि हिंदी शायद मेरे ख्याल से अगला प्रश्न ऐसा होना चाहिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। देखिए वो अगला प्रश्न वही है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, अर्थात किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है 14 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है? ताकि हिंदी का जो कह सकते हैं प्रचार हो, प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, वह तकनीक की भाषा बने, वह कंप्यूटर की भाषा बने, लोगों के बीच लोकप्रिय हो, है ना, मैनेजमेंट की भाषा बने। और बहुत से ऐसे अभी प्रयास हो रहे हैं, देखेंगे खास करके इस सरकार में बहुत से जगहों पर खास करके लॉ वगैरह की जो वो हैं क्या कहेंगे जो कक्षाएं चलती हैं, कोर्सेज शुरू किए हैं। मेडिकल की कोर्सेज जो कह सकते हैं पाठ्यक्रम पहले अंग्रेजी में ही चलती थी, अब यह हिंदी में भी शुरू की गई हैं, है ना। तो इसका मकसद बस यह है कि यह भी एक रोजगार का भाषा बने, पाठ्यक्रम का भाषा बने, माध्यम बने। तो इस वजह से हिंदी दिवस मनाया जाने का प्रावधान है। बस हम आगे बढ़ते हैं। फिर इनमें से में शुद्ध शब्द का चयन करना है कि इनमें से में देखिए कौन सा सही शब्द है, मतलब कि वर्तनी आपको देखना है इसमें से में, है ना। तो यह शब्द है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। इनमें से में 4 आप देख लीजिए कि कौन यह सही है। बड़ा यह शब्द मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग है, बड़ा द्वंद्व खड़ा करता है कि आखिर कौन सही है। और प्रायः जो किताबों में भी मैंने देखा है और बोलचाल में भी, लेखनी में खास करके, कि लोग इसको सही मानते हैं। जो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है इसमें आधा स जो देख रहे हैं आप, ये इसको सही मान लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सही कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब बड़ा बोलचाल में और लेखनी में एकदम प्रयोग होता है, लेकिन वो गलत है। अभी एक दो और बताएं। जैसे एक शब्द है, आपको बता दे रहा हूँ उदाहरण के लिए। जैसे एक शब्द है ये, आप जब भी इसको देखेंगे कहीं भी जनरली दुकानों में, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा ये गलत है। इसको कैसे लिखी जाती है? ये इसका शुद्ध रूप है, ये ऐसे लिखी जानी चाहिए, श्रृंगार, है ना। यह वाला सही है, ये गलत है आपका, है ना। इसी तरीके से जो अभी मैंने जो बताया आपको शब्द अतिशयोक्ति, पूरा स आता है उसमें। जनरली मैंने कई किताबों में भी और इवन आप कई मैंने अखबारों में भी देखा कि इसको आधा स लिखते हैं, तालव्य स वाला। तो ये गड़बड़ है, ये सही है अतिशयोक्ति, है ना। तो इतना ध्यान रखना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से भी प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखना है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है। मनोयोग अगर देखने से लग रहा है कि यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, तो आप देखिए इसमें से बताइए क्या है। मनो जोड़ योग, ऐसा दरअसल होता ही नहीं कि ओकार लगा के फिर विसर्ग लगा दें आप, तो ऐसा नहीं होता। मनः जोड़ योग
क्या यह सही है? देखना होगा। मनः जोड़ आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर यह है, मनः जोड़ योग इज इक्वल टू मनोयोग बनता है, यह सही होगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शब्द है बेइंसाफी, यह उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो बेइंसाफी जो शब्द है, इसमें कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। क्योंकि उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में पहले उपसर्ग, है ना, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है ना, कुछ न कुछ उसका अर्थ को बदल देता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के आखिर में जुड़कर उसको उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन करता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय, लास्ट वाला, है ना। तो इसमें पूछा है कि बेइंसाफी जो शब्द है, दरअसल बेइंसाफी अगर शब्द देखेंगे तो मेरे ख्याल से यह अरबी शब्द होना चाहिए, अरबी या फारसी होगा। तो ये बेइंसाफी जो शब्द है वह, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो क्या बे उपसर्ग लगा है, क्या इन है, क्या बेई है, या बेइन है? तो इसका सही सा जो उत्तर है वो बे है। जैसे बेइज्जती है ना, इज्जत में अगर बे लगा दें तो बेइज्जती हो जाता है, बेइज्जत हो जाता है। तो बे जो उपसर्ग है यहाँ काम आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने शब्द है जितेंद्रिय, इनमें से इसमें कौन सा समास है ना। जितेंद्रिय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? जितेंद्रिय, तो देखिए इसमें क्या यह द्वंद्व समास है, क्या यह बहुव्रीहि समास है, क्या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है ना। हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और विस्तार में जानेंगे जब इसके कॉन्सेप्ट में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको तो आइडिया होगा ही। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास होना चाहिए? इसको अगर समास विग्रह करेंगे तो शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह होगा कि इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया हो, यह होगा इसका समास विग्रह। तो कौन है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, जीत लिया था? तो हम जिन कहते हैं उसको, आपने नाम सुना होगा महावीर, है ना, तो उसको जिन कहते हैं। जिन अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, उस पे विजय पा लिया, इंद्रियां उनको परेशान नहीं करते। तो जितेंद्रिय, यह उदाहरण है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में आपका न प्रथम पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा प्रधान होता है। तो इसमें आप देखें कि पूरा जो विग्रह है, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो, अर्थात आपका कौन हो गया? महावीर। तो यहाँ यह आपका क्या हो गया? यह तीसरा पद प्रधान होता है, ना प्रथम न द्वितीय, बल्कि तृतीय पद कोई प्रधान होता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने है, दीनानाथ में कौन सा समास है? समास को प्रश्न है कि दीनानाथ जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो इसका पहले हम देख लेते हैं विग्रह क्या होगा। जो दीनों का जो नाथ हो, नाथ मतलब भगवान, दीन मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है दीन दुखिया कहते हैं ना, गरीब, या फिर जो कह सकते हैं बेसहारा हो, लाचार हो, गरीब हो, तो उसको हम दीन कहते हैं। तो दीनों का जो नाथ हो तो उसको हम कहेंगे दीनानाथ। तो इस तरह का अभी इसमें कोई मेरे ख्याल से तीसरा पद तो नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह का जो होता है वो कर्मधारय समास होता है ना। कर्मधारय समास का उदाहरण, बड़ा सा बारीक सा अंतर है कर्मधारय और बहुव्रीहि में। जब हम इसका संप्रत्यय पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, तो और बेहतर तरीके से देख पाएंगे इसको। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल से अगर आप जुड़े हैं तो रोजाना जो झारखंड करंट अफेयर्स आता है उसको देखना ना भूले। रोज़ 5:30 बजे रंजीत सर लेकर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन यह कह सकते हैं कि एक सत्र है। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़कर भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला जो हमारे सामने प्रश्न है, गगनचुंबी, इनमें से कौन सा समास है? समास से एक उत्तर प्रश्न आ गया आपके पास फिर से। गगनचुंबी में कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि है, क्या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है? गगनचुंबी मतलब गगन को चुमने वाला, है ना। इसका विग्रह देखिए, अगर समास का विग्रह करना आप जान गए तो बहुत हद तक आपने समास को समझ लिया। उसके आधार पर ही आप जान जाएंगे। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समास पर आती हो, उसके अतिरिक्त आप उसका विग्रह करने जानते हैं। तो बहुव्रीहि समास है क्या? नहीं, गगन को चुमने वाला। अव्ययी भाव समास है क्या? अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जो कि है नहीं। तत्पुरुष समास है क्या? देखना पड़ेगा। कर्मधारय समास है क्या? देखना पड़ेगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? गगन को चुमने वाला। इसमें देखेंगे कि विभक्ति को जो है यहाँ लुप्त है। तो जनरली विभक्तियाँ जो लुप्त होती हैं
वो होता है आपका तत्पुरुष समास। तो यह आपका उत्तर हो गया तत्पुरुष समास का, है ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न हमारे सामने है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो शब्द है वो किस तरह का शब्द है? क्या यह तत्सम है, क्या यह तद्भव है? तद्भव तो ऑप्शन में नहीं है। देशज है, विदेशज है या संकर है? हाँ, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हुबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। देशज क्या होते हैं? देशज जो किसी देश की संस्कृति से उपजी हुई शब्द है। विदेशज क्या होता है? जो शब्द को हम विदेश से हायर करते हैं। जैसे आप हिंदी में देखते होंगे एक ध्वनि है डॉक्टर, तो इसमें जो औ का जो साउंड है, या फिर बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को अब हिंदी डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया है ना। तो उन शब्दों को हम कह लेंगे सीधे सीधा विदेशज, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अभी मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन विदेशज का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि विदेशों से आए हुए हैं और किसी देश, किसी भाषा, किसी संस्कृति में प्रयुक्त किए जाते हैं। संकर क्या होता है? जब किसी देश की भाषा, किसी का एक, कह सकते हैं कि कोई किसी देश की भाषा का एक शब्द और फिर दूसरे भाषा का कोई शब्द जुड़कर कोई तीसरा शब्द बना दे, तो उसको हम लोग संकर कहते हैं, संकर। तो यह जो रेलगाड़ी देख रहे हैं, इसमें रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है, गाड़ी मेरे ख्याल से हिंदी तो नहीं है, लेकिन यह अरबी है, या अरबी या फारसी होगा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। परंतु रेल गाड़ी जो है, रेल अंग्रेजी हुआ और गाड़ी अरबी या फारसी का शब्द है, तो ये दोनों मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। इतनी सी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, मेरे ख्याल से वाक्य से संबंधित ये प्रश्न होना चाहिए। राधा ने कहा कि मैं आऊंगी और ऐसी स्थिति हो गई कि वह बीमारी के कारण न आ सकी। इसमें संयुक्त वाक्य का जोड़ कौन सा है? मतलब यह जो वाक्य है, इसमें कौन सा शब्द है जो कि संयुक्त वाक्य को प्रतिनिधित्व करता है या उसका संकेत करता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, क्या जो शब्द ऐसी है वह है, क्या और है, क्या कारण है, या बीमार है? तो इसका सीधा सा उत्तर है और। संयुक्त वाक्य का क्या है पहचान? तो और लगता है, अथवा, या, यों, ये सब से अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो हम उसको प्रायः कहते हैं कि वह संयुक्त वाक्य है ना। जनरली दो सरल वाक्य जुड़कर एक संयुक्त वाक्य को बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न है, चतुर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? और ये कई ऐसे प्रश्न हैं इनमें से में जो कि पिछली बार के कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उनको मैंने उठाया है। इनमें से में एक यह भी है, चतुर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? चतुराई है क्या? चतुर है, चतुरा है, चतुरी है, ऐसा कुछ शब्द होता है क्या? चतुरा, चतुरी, ये तो है ही नहीं। चतुर ठीक है, चतुराई, तो चतुराई जो होगा उसका भाववाचक संज्ञा होगा, है ना, चतुराई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारे सामने है, जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अलंकार से यह प्रश्न है, अलंकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कह रहा है किसी अलंकार की परिभाषा है यह, जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो क्या वह अनुप्रास है? अनुप्रास नहीं होता है ऐसे। अनुप्रास में क्या होता है, जब किसी वाक्य में व्यंजन ध्वनि की आवृत्ति होती है बार बार, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। उसी तरह से यमक, यमक है क्या? यमक में क्या होता है? यमक में होता है जब एक शब्द एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकाय, जो खाए सो बौराए, या जो खाए से बौराए, जो ना खाए सो भी बौराए, इस तरीके से कुछ है ना। तो इसमें जो दो बार कनक आया है, एक बार में कनक का मतलब होता है सोना और एक बार इसका मीनिंग है धतूरा, है ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है परिभाषा, उसके अकॉर्डिंग आपका
यमक अलंकार होगा। यह उत्तर आपका सही है ना। सोना एक बार में इसका अर्थ होता है, दूसरी बार जब आता है यह शब्द तो इसका मतलब हो जाता है धतूरा। तो यह प्रायः यमक अलंकार के एक अच्छे उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा झारखंड कांस्टेबल पेपर 2 2023-24 का जो परीक्षा होनी है उससे संबंधित कोर्स आपको स्टडी फॉर गोल्स में मिल जाएगा। 499 रुपये के दर पर आपको यह सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक कह सकते हैं कि फुल पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इससे आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ ना, इसमें इसके अतिरिक्त आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हैं। यदि आप खोरठा भाषा से संबंध रखते हैं, उससे रुचि रखते हैं, तो उसके लिए भी अलग सा वो है, इन लिंक के सहारे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने वो है 16वां प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से में नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि यहाँ जो महत्वपूर्ण होता है वो नहीं जो शब्द है उसको ध्यान रखना होता है ना। नहीं है ऐसा में देख के एकदम से नहीं मार देना चाहिए कि भाई अश्व दिख गया तो अच्छा इसका पर्यायवाची तो यही है। घोटक यह भी उसका पर्यायवाची है यह भी उसका पर्यायवाची है। कटक उसका नहीं है ना। कटक एक शहर है उड़ीसा में, जानते होंगे अगर, सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थली है कटक। अल्पज्ञ का विलोम शब्द कह रहा है, उल्टा। विलोम का मतलब विपरीत शब्द। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा क्या, अज्ञ होगा क्या, अनभिज्ञ होगा क्या, या विज्ञ हो गया क्या? तो इसका उत्तर है क्या होगा? इसका उत्तर होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता हो, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ मतलब जो किसी चीज से मतलब लगभग अज्ञ से मिलता जुलता है इसका शब्द है। विज्ञ मतलब जो कोई विशेष ज्ञान रखता हो उसको विज्ञ कहेंगे। हाँ, 18वां प्रश्न हमारे सामने है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम क्या कहते हैं? या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना, एक शब्द के लिए अनेक शब्द कहते हैं ना। तो जिसका गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुदर्शन कहते हैं क्या? नहीं। सुगत, सुदर्शन नहीं, सुगर्दन नहीं। सुग्रीव उसके लिए शब्द है। रामायण का एक पात्र है, अगर आप जानते होंगे तो सुग्रीव। सुग्रीव मतलब होता है जिसका क्या हो? गर्दन बहुत ही सुंदर हो, उसको हम लोग सुग्रीव कहते हैं। सुंदर हो जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा अर्थात गर्दन। 19वां प्रश्न हमारे सामने है, एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि छक्के छुड़ाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? क्या क्रिकेट के खेल का एक नियम के रूप में हम इसको कह सकते हैं? हराना इसका अर्थ है क्या? घायल करना अर्थ है क्या? परेशान करना अर्थ है? तो छक्के छुड़ाने का सीधा सीधा मतलब होता है हराना, पराजित करना। ये हो गया। 20वां प्रश्न है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? मुहावरा से ही संबंधित प्रश्न है कि अगर कोई वस्तु की जितनी आवश्यकता है उससे कम हो तो उसके लिए हमें कौन से मुहावरा का प्रयोग करना चाहिए? जनरली हम लोग करते हैं। तो अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चोट प्यास न बुझना, एक अनार 100 बीमार। नहीं, इसमें क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है वो है ऊँट के मुंह में जीरा। मुझे लगता है लड्डू सा प्रश्न था, आप जानते होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से 20 प्रश्न थे आपके लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह है निशाचर में कौन सा समास है? आपको जनरली समास से बहुत प्रश्न पूछे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर वाला मेरा वीडियो देखे हों तो उसमें देखेंगे कि समास से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कि निशाचर में कौन सा समास है? क्या अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, न है, बहुब्रीहि है, क्या है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मेरे ख्याल से आज इतने ही प्रश्न थे, देखते हैं। और यदि आपको उत्तरों से मिलान करना है तो उसके लिए आपको आंसर की मिल जाएंगे। हमारा यह झारखंड सामान्य ज्ञान पुस्तक अगर आपने अब तक नहीं खरीदी तो यह आप ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त खोरठा और पंचबरगनिया के भी किताब आ चुके हैं, इन सबों को भी आप, खोरठा तो बहुत पहले से है, पंचबरगनिया फिलहाल लॉन्च हुई थी, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट के बारे में बात हो चुकी है। तो हाँ, यही ख़त्म करते हैं आज की कक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ भाई कर दो भाई, हो गया।